फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, इन सब का जो मीनिंग है वो है विश्वसनीय या फिर ईमानदार। फेथफुल को हम विश्वसनीय भी बोल सकते हैं, ईमानदार भी एक सेंस में बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंसान ईमानदार होता है वो ही भरोसे के लायक होता है। नेक्स्ट इज लॉयल। अब इस लॉयल वर्ड से कौन वाकिफ नहीं होगा, आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि लॉयल का मतलब क्या होता है। लॉयल का मतलब ये होता है ईमानदार होना। ऑनेस्ट का मतलब भी है ईमानदार होना, विश्वसनीय होना। डेडिकेट का मतलब होता है किसी काम को बहुत लगन से करना। ऑलराइट, कि कोई इंसान है वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, हम बोलते हैं। तो इन सभी के साथ हम जिस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं वो है हमारा टू, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, इन सब के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। जो उसकी पत्नी है वो अपने पति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है, यानी कि विश्वसनीय है। तो यहाँ पर हम किस फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू का। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम लॉयल डैश यू। तो यहाँ पर बोलेंगे हम आई एम लॉयल टू यू, मैं तुम्हारे लिए ईमानदार हूँ या मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज 42, या फिर कहूँ रूल नंबर 42। स्माइल, लाफ, शाउट, स्क्रीम, बार्क, येल, क्राई। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, लाफ हंसना। स्माइल एंड लाफ में डिफरेंस तो जानते हो ना। स्माइल हम नॉर्मल करते हैं ऐसे ऐसे, और लाफ का मतलब होता है हंसना, उसमें हमारे दांत भी दिख सकते हैं। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट का यूज जनरली हम किसी दूसरे पर चिल्लाने के लिए करते हैं, या फिर हमारे ऊपर कोई चिल्ला रहा है तब हम उसके लिए बोलते हैं शाउट करना। नेक्स्ट इज स्क्रीम। स्क्रीम का भी मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन स्क्रीम का यूज करते हैं जब हम खुद चिल्लाते हैं, या तो हम डर गए हों या कोई बात हो गई हो, तब हम स्क्रीम का यूज करते हैं। जनरली आपने मूवीज में देखा होगा, अगर आपने हॉरर मूवीज देखी है तो आपने सुना होगा कि इंसान है वो स्क्रीम कर रहा था, यानी कि चिल्ला रहा था। बार्क का मतलब होता है भौंकना, इसका यूज जनरली हम डॉग्स के लिए करते हैं। येल का भी मतलब होता है चिल्लाना। देखिए, चिल्लाना या फिर रोना भी बोल सकते हैं। येल हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं। और क्राई का मतलब होता है नॉर्मली चिल्लाना या फिर रोना। देखिए, हिंदी में देखा जाए तो इन सबकी मीनिंग सेम है, लेकिन इनका यूज थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। शाउट जब हम पर कोई दूसरा चिल्ला रहा हो तब हम यूज करते हैं। स्क्रीम जब हम डर कर चिल्ला रहे हो तब वहां पर स्क्रीम का यूज करते हैं। बार्क का मतलब होता है भौंकना। येल का यूज हम तब करते हैं जब बहुत ज्यादा कष्ट या फिर पीड़ा में होते हैं, तब हम रो रहे होते हैं, उसको हम येल बोलते हैं। क्राई जनरली रोने या फिर चिल्लाने के लिए हम क्राई का यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अगर हिंदी में हम एक अच्छा जो वर्ड है उसको 5 तरह से बोलेंगे तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। उसी तरह से गाइस जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे सिनोनिम्स हो गए, जैसे कि लाफ एंड स्माइल हो गया, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो जैसे हिंदी में हम अकॉर्डिंग टू द इमोशंस अपने एक शब्द को अलग अलग जगह पर यूज करते हैं, उसी तरह से गाइस इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द इमोशंस अलग अलग वर्ड्स होते हैं और हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। हाँ, हिंदी में मीनिंग सेम हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इमोशंस हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन सभी चीजों के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, इतना याद रखिएगा। स्माइल, लाफ, शाउट, स्क्रीम, बार्क, येल एंड क्राई, इन सभी का जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है हमारा एट। द सेंटेंस इज वी लाफ्ड डैश सुमित, हम सुमित पर हंसे, तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एट का। नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट शाउट डैश मी, ऐसा है मेरे को चिल्लाओ मत, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं
तब हम बोलते हैं डोंट शाउट एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत, डोंट शाउट एट मी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज नेक्स्ट रूल नंबर इज, या फिर मैं कहूँ नेक्स्ट पॉइंट इज 43 एंड 43 रूल है लिसन। लिसन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सुनना। देखिए, एक वर्ड हो गया लिसन और एक वर्ड हो गया हियर। इन दोनों का ही मतलब होता है सुनना, लेकिन इनमें डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस केवल इतना सा है कि जब हम लिसन की बात करते हैं तो कोई भी बात हम सुनना चाहते हैं तब हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगी ना लिसन टू मी, तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अपना पूरा कॉन्शियस माइंड लगाओ। लेकिन हियर का यूज हम तब करते हैं जब हमारी इंटेंशन हो या फिर ना हो सुनने की, कोई चीज हमें सुनाई दे जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिवाली होती है, दिवाली पर बहुत सारे पटाखे चलते हैं, तो आप चाहो या ना चाहो उनकी आवाज आपके कान में आ ही जाती है, तो वहां पर हम हियर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर्ड अ ब्लास्ट, मैंने एक ब्लास्ट सुना, ठीक है। तो जब हम इंटेंशनली किसी चीज को सुनना चाहते हैं तो वहां पर हम लिसन का यूज करते हैं, और जब हम इंटेंशनली नहीं होते, अनइंटेंशनली कोई भी हमारे कान में बात पड़ जाए, तो वहां पर हम हियर का यूज करते हैं। राइट, तो जो लिसन होता है इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो टू होता है, तभी हम बोलते हैं लिसन टू मी। सो द सेंटेंस इज शी वॉज लिसन डैश रेडियो, वो रेडियो सुन रही है, तो यहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। This was the rule number 43. Now we are talking about rule number 44. Rule number 44 says proud and pride. दो वर्ड है, देखिए, प्राउड का मतलब होता है गर्व और प्राइड का मतलब होता है घमंड। लेकिन कभी कभी प्राउड के लिए भी हम घमंड का यूज करते हैं और गर्व के लिए भी हम प्राइड का यूज करते हैं। आप केवल इतना समझिए, यहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्राइड एंड प्राउड, इन दोनों का ही मतलब होता है गर्व या फिर घमंड, अकॉर्डिंग टू द सेंस हम इनका यूज करते हैं। ऑलराइट, तो प्राउड के साथ जो इसका फिक्स प्रीपोजिशन है वो है ऑफ, और प्राइड का जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है इन। जब भी हम प्राउड का यूज करते हैं तो वहां पर हम ऑफ लगाएंगे, जब भी हम प्राइड का यूज करेंगे तो वहां पर हम इन लगाएंगे। इन दोनों का ही मतलब गर्व करना भी होता है और घमंड करना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो, उसे ना अपने बड़े घर पर गर्व है, या फिर मैं कहूँ उसे ना अपने बड़े घर का बहुत ज्यादा घमंड है। तो यहाँ पर क्योंकि प्राउड है और प्राउड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता का घमंड दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने प्राइड का यूज किया है, इसी वजह से हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, तो प्राउड एंड प्राइड दोनों का क्या मतलब होता है? गर्व या फिर घमंड होना। प्राउड का जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है हमारा ऑफ, एंड प्राइड का जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है हमारा इन। This was the rule number 44. Now we are talking about rule number 45 or point number 45. Point number 45 says that depend, relay, count and bank. देखिए, depend, relay, count and bank, इन सब का जो मीनिंग है वो है निर्भर होना। देखिए, जब भी मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कोई वर्ड लिखा है उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, लेकिन हमेशा याद रखना जो मीनिंग मैंने यहाँ पर बताया है, जब इस वर्ड का मीनिंग ये होगा तभी हम यहाँ पर ये जो फिक्स प्रीपोजिशन दिया गया है उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काउंट है, काउंट का मतलब गिनना भी होता है, काउंट का मतलब गिनती भी होता है, लेकिन काउंट का मतलब जब गिनती होता है तब हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। काउंट का मतलब जब निर्भर होना हो तब हम वहां पर ऑन का यूज करते हैं। तो जो डिपेंड हो गया, आपने सुना होगा रिले ऑन, रिले ऑन का मतलब ही होता है निर्भर होना,
डिपेंड हो गया, रिले हो गया, काउंट हो गया, बैंक हो गया। अब देखिए यहाँ पर बैंक के 3 मतलब है। बैंक का मतलब किनारा भी होता है, बैंक का जो मतलब होता है निर्भर होना भी होता है, और बैंक जो हमारी नॉर्मल बैंक होती है ना, जिसमें हम डिपॉजिट देते हैं, लोन लेते हैं जिससे, तो वो हमारी बैंक हो गई। लेकिन यहाँ पर जैसे हम बैंक की बात कर रहे हैं वो है निर्भर होना, ठीक है, डिपेंड होना। तो जब भी डिपेंड, रिले, काउंट एंड बैंक का मीन्स होता है निर्भर होना किसी पर, तो वहां पर हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, कैन आई काउंट डैश यू, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड नॉट रिले डैश आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोस्त कह रहे हैं कि हम तो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपने सोच लिया अरे मेरे दोस्त तो पढ़ाई नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करूँ, लेकिन वो लोग पढ़ते रहते हैं। जब एग्जाम होता है तब पता चलता है अरे आपके दोस्त के तो आपसे ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो आपको अपने दोस्तों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। रिले के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। वी शुड नॉट रिले ऑन आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Now we are talking about rule number 46 or point number 46, reply and answer। दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है उत्तर देना, और इनका जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू। रिप्लाई टू मी, व्हाई डोंट यू रिप्लाई टू मी। सो द सेंटेंस इज ही डिड नॉट रिप्लाई डैश मी, उसने मुझे रिप्लाई यानी कि उत्तर नहीं दिया। तो सिंपली यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हम टू का यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 46। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 47, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर कर बच्चे ये जो एक्यूट एंड एक्यूज है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो एक्यूट है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दोष मुक्त करना, एंड एक्यूज है इसका मतलब होता है दोष लगाना। अक्सर कर बच्चे इसमें जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक्विट को वो दोष लगाना समझ लेते हैं, एक्यूज को दोष मुक्त करना समझ लेते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एब्यूज। एब्यूज हम किसी को कब करते हैं, देखिए एब्यूज का मतलब होता है किसी को बुरा भला बोलना, बहुत ज्यादा बुरा भला बोलना। हम किसी को बुरा भला कब बोलते हैं, हम किसी को बुरा भला तब बोलते हैं जब हम उस पर कोई इल्जाम लगा रहे होते हैं कि हाँ तुमने मेरा पेन चोरी कर लिया, अब ये है वो है, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। तो एक्यूज को हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। एक्यूज को हम एब्यूज से रिलेट करें अगर, तो एब्यूज का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना। किसी को बुरा भला कब कहते हैं, जब हम किसी पर कोई दोष लगा रहे होते हैं। इसको आप रिलेट करके याद करना तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, हालांकि इसका एब्यूज के दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप लर्न करने के लिए हेल्प ले सकते हैं कि एक्यूज एब्यूज, हम किसी को एब्यूज को करते हैं, हम किसी पर दोष लगाते हैं। एक्यूट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। आप जब ये याद हो गया तो अपने आप याद हो जाएगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी दोष से कोई ब्लेम लगा हुआ है, हमने किसी पर ब्लेम लगाया तो उससे मुक्त हो गया। इन दोनों का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है हमारा ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्विटेड द चार्ज ऑफ होगा ऑफ ब्राइबरी, यानी कि देखिए ब्राइबरी का मतलब होता है हम जब किसी से घूस लेते हैं, आपने घूस सुना होगा ना, या रिश्वत सुना होगा, रिश्वत कहें तो वो ज़्यादा बेटर है। जब भी हमने किसी से रिश्वत ली होती है फिर घूस ली होती है तो वहाँ पर हम ब्राइबरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज एक्विटेड डैश द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, उस पर जो दोष लगा है वो लगा है किसका, रिश्वत लेने का। सॉरी, उसे दोष मुक्त किया गया है, किससे, रिश्वत लेने का जो उस पर दोष लगा था उससे उसे मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर एक्विटेड लिखा है तो यहाँ पर हम जो इसका फिक्स प्रीपोजिशन है और इसका यूज करेंगे। He was acquitted of the charge of bribery, उसे रिश्वत का जो उस पर आरोप लगा था उससे मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम was accused of murder,
राम पर मर्डर का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर राम पर मर्डर का आरोप लगाया गया था, तो यहाँ पर हम एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, और एक्यूज का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना। इन दोनों का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ होता है। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइवरी, उसे रिश्वत के दोष से मुक्त कर दिया गया है, उसे रिश्वत के दोष से मुक्त कर दिया गया था। एंड राम वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, राम पर मर्डर का आरोप लगाया गया था। ऑल राइट।